स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग पेन और कॉपी ले लेंगे और जैसा कि मैं आपको बताते जाऊंगी वैसे आप सभी प्रश्नों का आंसर नोट करते हुए चलेंगे। अभी से आप लोग आदत बना लीजिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, अलग से नोट्स किसी से मांगना, परचेज करना, सारी चीज़ें करना, वो बाद में आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारी बुक्स हम लेकर के रख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप अच्छे से मेहनत से पढ़ोगे ना, तो एक बार आप लिख करके कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, फिर थर्ड टाइम आप क्या करोगे, एग्ज़ाम से पहले एक बार हल्का सा पढ़ के रिवीजन करके जाओगे तो सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिए। 300 सीट होती है किसी भी यूनिवर्सिटी का, 300 सीट है, 325 सीट है, 250 सीट है। और फॉर्म कितने पड़ते हैं? फॉर्म जो है आपके पड़ते हैं 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 तक, 20,000 तक फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आप सोचो कंपटीशन कितना है। और ये भी नहीं है कि आप जिस फॉर्म को डाल रहे हो सभी लोग आपके ही जितनी योग्यता रखते हो। आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीजी किए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉलिटी से पीजी किए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले से प्रैक्टिस में भी होंगे, भले ही एलएलबी नहीं कर रहे हैं, उनके घर के माहौल, उनके घर का माहौल वैसा होगा, इसलिए वो वकील बनना चाहते होंगे, जज बनना चाहते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका क्या होगा कि वो बहुत सारी चीज़ें कर चुके होंगे, आपसे 8 साल 7 साल सीनियर होंगे और अब एलएलबी करना चाहते होंगे। तो ये बस आप जान लो कि आपके बहुत बड़े बड़े कंपटीटर हैं, ठीक है। बहुत हल्के में इस एग्ज़ाम को लेने की कोशिश मत करिए। थोड़ा सा मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़ा नोट्स बनाइए और अपनी सफलता को आसानी से हासिल कीजिए, ठीक है। ये तरीका है। तो नोट्स बनाते हुए चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल लिंच को। जो है ये आयरलैंड के लेखक हैं और इन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, और मतलब किया गया है, ठीक है। और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि ये ख्याति इन्होंने कैसे प्राप्त की, तो इनका जो सॉन्ग है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इन्हें मिला है। इनका उपन्यास है, ये सॉन्ग नहीं है, इनका जो उपन्यास है उसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। इसके लिए इन्हें बुकर उपन्यास दिया गया है। दूसरा ये कि पॉल लिंच कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पॉल लिंच जो हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। आगे हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, ये कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। नोट करते चलिएगा। आगे प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं, यानी कि कुल्लू घाटी जो है वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। अगर आपसे पूछे कि धौलाधार और ये कहाँ पे है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दोनों पर्वत श्रेणी जो हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुबर दास ने क्या किया है, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है रघुबर दास को। रघुबर दास इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, यानी इससे पहले जो है उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे? तो इससे पहले उड़ीसा के राज्यपाल थे गणेशी लाल, ठीक है, प्रोफेसर गणेशी लाल थे। ऑप्शन है इस प्रश्न का। अब मतलब
और ये क्या थे, पहले थे इससे पहले, और अक्टूबर 2023 में नए चुने गए हैं कौन, रघुवर दास। आगे हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर में स्थित है। कहाँ पे है, हस्तिनापुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि के लिए। ठीक है, पूछ रहा है कि गुरु पूर्णिमा का जो पर्व हम मनाते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ष हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, तो ये गुरु पूर्णिमा पर्व हम किस ऋषि के लिए, किस ऋषि के याद में, या फिर मतलब उनको सम्मानित, पुरस्कृत, या फिर उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यास जी के लिए, व्यास ऋषि जो हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब जानते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा के विषय में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए है। जो गुरु पूर्णिमा होता है उसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदू के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, और जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अगर बात की जाए कि गुरु पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा कब आता है, तो ये आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेन गंगा जो है, वेन गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। वेन गंगा नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, तो ये दक्षिण भारत की है, तो ये जो है मतलब कि उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। अगर बात करें रामगंगा की, गोमती की, राप्ती की, तो राप्ती आपके गोरखपुर से होकर के गुजरती है। राप्ती, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा है, ये तो आपको पता है। गोमती लखनऊ नदी के किनारे, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको पता है। तो इस प्रकार से रामगंगा, गोमती और राप्ती जो है ये उत्तर प्रदेश में होकर के, मतलब उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन वेन गंगा जो है ये दक्षिण भारत की नदी है। आगे हमारा प्रश्न है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि, यानी कि अब तक 10,000 जो है जन औषधि केंद्र बनाए जा चुके हैं। ठीक है, देवघर में किया गया है इसकी स्थापना। तो इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे तौर पे क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, और चुंबकीय प्रेरण का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो बी होता है। ठीक है ना, हम उसे कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी सूचकांक या फिर रैंकिंग से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में। अगर बात हम करते हैं एक साल पीछे 2022 की, तो 2022 में भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में 107वां रैंक मिला था। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसमें कुल देशों की संख्या, मतलब कितने देशों के बीच में ये रैंकिंग मिली है, तो कुल 125 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और 125 देशों की सूची तैयार की गई है, और 125 देशों के बीच में 111वां रैंक जो है 2023 का वो भारत का है। ठीक है, तो भारत का है। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सहित सुमेलित नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भाग 10 में जो है अधिकरण को नहीं रखा गया है, बल्कि इसकी जगह पे भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को रखा गया है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र रखा गया है। देखिए 73वां संविधान संशोधन हमारा हुआ 1992 में, और 73वें संविधान संशोधन के बाद में जो है क्या किया गया? भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि क्या होंगी? ग्राम पंचायतें होंगी। इसके बाद जो है 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में ही, और बताया गया कि 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ और नगर पालिकाओं को भाग 9 को बना करके जोड़ा गया। इसके बाद 2011 में हमारा हुआ 97वें संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को जोड़ा गया और ये बना संविधान का भाग 9ख। तो इस प्रकार से सभी को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में जो है ब्रिक्स का 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर जो है ये प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ ये क्या करते हैं? प्रयागराज के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो है ट्रिक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेड्यूला जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे बाकी तरीकों से भी पूछ सकता है कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा क्या क्या होता है, तो इसको एक बार जरा थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आपसे पूछ सकता है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक करता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है दशहरी आम का वो लखनऊ करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मलिहाबाद में, लखनऊ के मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा दशहरी आमों की उत्पादन की जाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? ठीक है, तो आलू सबसे अच्छा स्रोत किसका है? कार्बोहाइड्रेट्स का। वैसे तो हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन आलू में जो है प्रचुर मात्रा में जो होती है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर बात किया जाए कि आलू में कितने प्रतिशत जल, कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, कितने प्रतिशत प्रोटीन होते हैं, तो 79% आलू में जल होता है, 17% जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 2% प्रोटीन होता है। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में इसमें वसा भी पाई जाती है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होता है एक तरीके से समझो तो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं ये किस नगर में स्थित है? तो अलग अलग क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा जो है
गुफाएं स्थित है। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। अच्छा, ये मदुरई कहाँ पे पड़ता है, ये आपको जरूर जानना चाहिए कि भाई मदुरई कहाँ पे स्थित है। तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ कि मदुरई कहाँ पे स्थित है। ये साउथ इंडियन जो है स्टेट के विषय में है ये क्वेश्चन। तो एक बार कमेंट में बताइएगा कि मदुरई कहाँ पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, WHO का मुख्यालय स्थित है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपका WHO का मुख्यालय स्थित है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि हाँ कब हुई थी। अगर बात की जाए कि इससे जुड़े हुए कितने कुल देश हैं, यानी कि इसके सदस्य देश कुल कितने हैं, तो इसके टोटल सदस्य देश जो है वो 194 हैं। 194 देश जो है WHO के हिस्से हैं, मतलब सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किए जाते हैं तो नागरिक किसी के पास नहीं जा सकता, ना तो न्यायालय जा सकता है, ना ही मानवाधिकार आयोग जा सकता है। क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं या सिद्धांत होते हैं, इनको जो है ये विधिक नहीं होते हैं, इन्हें विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इन्हें विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए गए हैं। ठीक है, उसमें वर्णित है। आगे प्रश्न देखेंगे, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल जो होता है ये इसकी कोई अवधि नियुक्त नहीं की गई है कि वित्तीय आपातकाल, वैसे भी ये एक क्या होता है, इमरजेंसी पीरियड होता है। ठीक है, तो मतलब कि कितने समय के लिए आर्थिक संकट आ सकती है, आर्थिक मंदी हो सकती है, इसका चुनाव कर पाना या इसका कोई टाइम पीरियड निश्चित कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो फिलहाल आप अपने विवेक से भी इस प्रश्न का सही आंसर दे सकते हैं। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जो है वो क्या है, राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न, सी जो हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राजसी टंडन जो है मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1999 में। ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए क्या होता है कि कर की दरें जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, वृद्धि कर जाएंगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित गोदावरी नदी पर जो है जायकवाड़ी बांध स्थित है। इसी के साथ आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चंबल के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी जो है ये चंबल के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो ये नर्मदा नदी पे। ठीक है, और इसके बाद धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे बनता है, तो चंबल के निकट। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे आज का,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ में कौन अपना सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। असम जो है क्या करता है? असम नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है। देखिए, भारतीय राज्य जो हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। लेकिन असम, बांग्लादेश, भूटान ये ऐसे हैं जो अपनी सीमाएं जो हैं नेपाल के साथ में साझा नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? जब दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मुझे ये तो पता नहीं है कि आप किस यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हो, लेकिन ये पता है कि हाँ, आपका सिलेबस यही है, जीके आना है, लीगल एप्टीट्यूड आना है। तो एक अच्छा लेवल पेपर का बना के रखी हूँ ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो तो ऐसा ना हो कि हवाबाजी करके आ जाओ, आपको नॉलेज कुछ ना हो। यानी कि आपको नॉलेज गेन करके जाना है, अच्छे से पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम ये क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल है, एग्जाम में आएंगे ही नहीं। पहले अच्छे से आप पढ़ो। तो आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल कुछ है ही नहीं। अगर आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर आपको लगता है कि आपने 60% क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं, आप खुद से अपनी एक्यूरेसी निकाल लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कि अगर आप जो है इस क्वेश्चन पेपर का टोटल आप 60% क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप कहीं का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है क्या की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी बिस्मिल ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक जो थे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसी के साथ में हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि किसे सांख्यिकीय का जनक कहा जाता है? सांख्यिकीय का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा R.A. फिशर को सांख्यिकीय का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, रत्ने पनबिजली परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको भी आप पूरा कंप्लीट नोट कर लीजिए। आगे हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आपके एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं ना, जैसे आपने ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी कर रखा है, मान लीजिए आप 12th के भी स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे आपने फॉर्म भरा होगा, तो उसके लिए भी ये आपका क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत हल्के में मत लीजिए, पढ़िए अच्छे से, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब पढ़ने लगेंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा और चीज़ें अच्छी लगेंगी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय बजट 2022-23 का जो आया है उसमें जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो 6.4% माना गया है, 6.4%। आगे हमारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं जल्द ही ये पुरस्कार कब से संबंधित एक अलग वीडियो बनाऊंगी और जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि यहाँ से 2, 3, 4 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बुकलेट में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से है। ठीक है, तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
फीफा विश्व कप जो होता है ये फुटबॉल से संबंधित होता है। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। और जो फीफा विश्व कप होता है वो किससे होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित देशों में से कौन मतलब आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना जो है 1967 में बैंकॉक में हुई थी। इसके कुल सदस्य देश जो है 10 हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलिस्पीन, म्यांमार, कंबोडिया। ये 10 जो देश हैं ये एशियान के सदस्य हैं। और 10 देशों के मैंने नाम लिए जिसमें भारत का कहीं नाम नहीं है। तो भारत जो है इन देशों का इस संगठन का सदस्य नहीं है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ से हमारे जो हैं हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और इसी के साथ में एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम आप वो क्वेश्चन पढ़ा दीजिए जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम में आते हो। ठीक है, तो ऐसे कमेंट्स थोड़ा आप लोग बचा करिए ऐसे कमेंट्स से कि बिल्कुल वही क्वेश्चंस आ जाएं। और दूसरा, मैंने आप लोगों को एक और अपडेट दिया है कि अगर आपको कोई भी न्यूज़ चाहिए तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम फॉर्म कब तक लास्ट डेट है, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए, अगर मैं पढ़ाऊँगी आपको और फिर आपको सारी अपडेट दूंगी तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ पढ़ाने दीजिए और आप अपना काम करिए। आपका काम क्या होना चाहिए कि आप अपने विषय में थोड़ा सा अपडेट होते रहो। आपको कौन से यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट से सारी डिटेल निकाल लीजिए। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ से मतलब कि स्कैम से बचने के लिए बताऊंगी कि ये जो बहुत सारे चैनल्स हैं जो पेड कोर्सेज़ की बातें करते हैं, तो आप बिल्कुल उससे बचिए। मैंने बहुत सारे चैनल्स का रिव्यू देखा है जो बहुत ही ख़राब है और जहाँ पे ये हो रहा है कि पैसे ले लिए जाते हैं, बाद में पढ़ाया नहीं जाता है, कोर्स नहीं दिया जाता है। तो इस सारी चीज़ों से आप बचिए। आप थोड़ा सा एफर्ट डालो, बल्कि आप बुक ले लो चैनल पे, जहाँ पे फ्री में चीज़ें मिल रही हों उसको पढ़ो। देखो, होता क्या है ना कि किसी भी यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है यूनिवर्सिटी की सीट कितनी होती है? 300 होती है। अब 300 सीट के लिए मान के चलो कि मान लो 5000 फॉर्म पढ़ रहे हैं, 5000 ही फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो फिर 5000 बच्चों के लिए कोई वीडियो क्यों बनाएगा? ठीक है, तो कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता है और सबको कम में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप किसी के साजिश का शिकार मत बनो, अपनी आंखें खोलो, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा सा मेहनत करो। अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो बस अपना सिलेबस कवर करो और उसके बाद अपना पढ़ाई कर लो। ठीक है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई पेड प्रचार या फिर किसी का नाम नहीं लिया है कि आप इस चैनल को फॉलो मत करो कुछ भी। मेरे पास बहुत अच्छे से प्रूफ है। बच्चों के वहाँ पे कमेंट है कि मैंने यहाँ से कोर्स लिया लेकिन क्लासेस नहीं दी जा रही हैं। तो आप उन चीज़ों से बचो, आप परेशान मत हो। आप खुद से सोचो ना कि 300 सीट है तो 300 सीट के लिए कौन वीडियो बनाएगा? यूट्यूब पे है तो चलो, एक होता है ना कि बहुत सारे चांसेस होते हैं यूट्यूब पे। ठीक, और मैं पार्टिकुलर सिर्फ LLB कोर्स के लिए ही बनाती हूँ, बाकी सारी चीज़ों के लिए नहीं बनाती हूँ। ठीक, तो बाकी मेरा कुछ नहीं है। सोचो कि मेरा 4 साल का चैनल हो गया है और 4 साल के चैनल में मैं कब कब वीडियो बनाती हूँ? जब आप लोगों का ये एक तरीके से समझिए कि ये मौसमी चैनल है। जब आप लोगों का पेपर होने वाला होता है तो आपके चैनल पे वीडियोज़ आ जाती हैं। और चलिए, इसी के साथ हिंदी का जो क्वेश्चन है आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, बाद में डिस्कस होता रहेगा। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दिक धन अंबर। दिक धन अंबर जो हो जाएगा दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें कौन सा संधि है, ठीक है, तो इसमें है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। इसके साथ अगला प्रश्न, आगमन में उपसर्ग है, ठीक है, आ प्लस गमन, आ प्लस गमन, गमन, ठीक है, तो क्या है? आ जो है ये उपसर्ग का कार्य कर रहा है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखेंगे, दवा किस भाषा का शब्द है? दवा
किस भाषा का शब्द है? तो दवा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। चलिए इसी के साथ में हम कुछ अन्य फारसी शब्दों को जानते हैं, जैसे कबूतर, खरगोश, गुलाब, चरखा, जादू, दीवार, ये सभी भी फारसी शब्द हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे बताना है कि अपशब्द शब्द का जो इस वाक्य में प्रयोग किया गया है वो क्या है। तो देखिए अपशब्द जो है ये संज्ञा का कार्य कर रहा है। देखिए होता क्या है कि ये क्या कर रहा है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, यानी पूरा सेंटेंस किसके विषय में है, क्या नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अपशब्द हो जा रहा है ना, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा, वही हमारा क्या हो जाता है, जो विषय होता है, जिसके विषय में बात होती है, वही क्या हो जाता है, हमारा संज्ञा हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे के विषय में पूछ रहा है कि धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। एक धीरे जो है क्रिया का कार्य कर रहा है, दूसरा जो है विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, धीरे मतलब धीमी गति से कोई चल रहा है, और एक जो बता रहा है स्पीड को, तो वो क्वालिटी का कार्य कर रहा है। तो क्वालिटी मतलब विशेषण हो गया। आगे हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, धूषण का पर्यायवाची होगा। तो धूषण का जो पर्यायवाची होता है वो होता है बेशर। धूषण का पर्यायवाची क्या होता है, बेशर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं गजवदन मतलब क्या होता है, गजवदन मतलब हाथी जैसा जिसका वदन हो, यानी कि गणेश जी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब हो गया गणेश जी। ठीक है, सदन मतलब होता है जैसे सुख सदन। सुख सदन नाम सुना है, सुख सदन मतलब घर को बोलते हैं, सदन मीन्स होता है घर। ठीक है, लोग अपने माँ का नाम लगा करके आगे सदन कर देते हैं। ठीक है, तो खनक मतलब क्या होता है, चोर होता है, खनक मतलब चोर होता है। आगे है जीने की इच्छा। ठीक है, तो जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जीने की इच्छा को क्या बोलेंगे, जिजीविषा बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना, अरे बड़ा जिज्ञासु है, मतलब जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। अच्छा, जिगीसु किसे बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति मतलब कोई भी हो, मतलब क्या करता है, युद्ध में विजय पाने की इच्छा रखता है, तो उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु। और पिपासु बोलते हैं अगर किसी को पेय पदार्थ जैसे मान लो कि दूध, लस्सी, छाछ, पानी कुछ भी पीने की इच्छा हो रही है, तो उसे पिपासु बोलते हैं। पेय पदार्थ को पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन भिन्न है, इसका हमको चयन करना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल जो है क्या है, वो भिन्न है। बाकियों से अनिल क्या है, भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावक है, अनल है, कृषाणु है, ठीक है, ये अग्नि के पर्यायवाची दिए हुए हैं, अग्नि के समानार्थी दिए हुए हैं, और अनिल जो है इन सभी से भिन्न है। आगे प्रश्न देखेंगे, समूहार्थक शब्द चिन्हित है, यानी कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन है जो समूह को दर्शाता है। तो देखिए, पुरुष किसी एक की बात की जा रही है, स्त्री एक की बात की है, मनुष्य एक की बात की जा रही है, भले ही मतलब समूह की बात है लेकिन जाति की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, क्या है कुछ क्लियर नहीं। लेकिन भीड़ की बात की गई जब भीड़ की बात की गई तो भीड़ क्या हो गया, समूहार्थक हो गया, समूहार्थक हो गया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा है, आगे प्रश्न है, निम्न में से मैत्रिक छंद कौन सा है। तो मैत्रिक छंद कौन सा है, दोहा भी मैत्रिक छंद होता है, ठीक है, रोला भी मैत्रिक छंद होता है और चौपाई भी मैत्रिक छंद होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपके जो है ना ऐसे दोहे दीहे होते हैं, और उसके बाद पहचानने के लिए आपके एग्जाम में देता है कि इसमें से पहचानो कौन सा अलंकार दिया हुआ है। तो इस बार मैंने सोचा कि आपको भी बिल्कुल एग्जाम वाली फील देती हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई ये जो लाइनें हैं इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है
कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि भाषा जो होगी, लिपि देवनागरी होगी? ठीक है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 जो है ये बताता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। आगे देखेंगे, प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि से है? ठीक है, यण संधि जो है उसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर संधि से संबंधित होता है यण संधि। आगे चलेंगे, खग का अर्थ नहीं होता है। खग का अर्थ क्या नहीं होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खग का अर्थ आकाश नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी बाण, पंछी, तारा ये खग के क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं। आगे प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो मुट्ठी गर्म करना या पॉकेट गर्म करना, इसका मतलब होता है घूंस देना। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये प्रश्न आपसे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो वर्तिका मतलब होता है, ठीक है, वर्तिका मतलब बत्ती होता है। ठीक है, तो तद्भव हो गया बत्ती और उसका जो शुद्ध रूप तत्सम शब्द हुआ वो क्या हो जाएगा? वर्तिका हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा शब्द जो है विकृत नहीं हो सकता है, यानी उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता? विकृत मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो विशेषण जो होता है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, एज इट इज होता है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये भी आपके क्वेश्चन बुकलेट में आ चुका प्रश्न है, तो इसको भी आप थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व जो है दिए गए विकल्पों में व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। आगे प्रश्न है, सूरसागर की भाषा, ठीक है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर जो है इसकी रचना किस भाषा में की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में की गई है। जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो धन अर्जित करते हो, जो धन कमाते हो, उसमें से थोड़ी सी सेविंग होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें बचाव करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए भविष्य के लिए, एक तरीके से समझो। तो ये जो है किस प्रकार का स्टेटमेंट है, किस प्रकार का वाक्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये इच्छावाचक है। ठीक है, ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? ठीक है, और इस लोकोक्ति का हमको क्या बताना है? इस लोकोक्ति का हमको अर्थ बताना है कि कौन सा वाक्य इसके लिए सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आगे प्रश्न, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है? तो वसुंधरा का पर्यायवाची क्षितिज है। वसुंधरा का पर्यायवाची क्या है? क्षितिज है। देखिए, वसुंधरा का पर्यायवाची होती है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा। ठीक है, इसके बाद रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र में बहुत सारी रत्नें होती हैं, बहुत सारी मड़ियाँ होती हैं, तो इसलिए समुद्र को हम रत्नाकर बोलते हैं। ठीक है, और दिनकर बोलते हैं सूर्य को, जैसे दिन में उजाला देने वाले, तो उनको हम बोलते हैं दिनकर। ठीक है, और कलाधर, जैसे चंद्रमा का आकार जो है डे बाय डे बढ़ता और घटता रहता है, यानी कि चंद्रमा की जो कई सारी कलाएं होती हैं डे बाय डे बढ़ने घटने की, इस वजह से उन्हें कलाधर कहते हैं। ठीक, आगे है, गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है? यानी कि गड़बड़ घोटाला जो शब्द है ये किस प्रकार का है? तो ये देशज शब्द है, देशज है। ठीक है, इसके बाद है, हिंदी
में कारक के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। हिंदी में कुल 8 भेद होते हैं कारक के। हिंदी में कुल 8 भेद होते हैं कारक के। तो इस प्रकार से हमने आज के इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी लोगों ने पूरी देखी होगी, अच्छे से समझी होगी, और आपकी जो भी समस्या होगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसको थोड़ा सा आप लोग भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।